अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज में क्या क्या हो गया था? कैथोड रेज travels from cathode side to anode side. Okay. Cathode ionize the gas through which they pass. Heating effect. Produce heating effect. Okay. They can produce photoelectric effect in X-ray. Okay. बस ओके, तो 3 पॉइंट्स हुए थे, 3 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे दिया कि भाई ये आपकी कैथोड वाला पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल उसके बैक में इमेज बनी। तो ये इमेज है और ये कौन है आपका ऑब्जेक्ट। तो यदि ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं और बनती तो हम कहते कि भाई हो सकता है कि दे आर ट्रेवलिंग इन अ लाइक डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, या किसी एंगल के साथ, बट दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग व्हाट इमेज जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बेसिस पर उन्होंने बोला कि स्ट्रेट लाइन में दे आर ट्रेवलिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। तो यदि हम मैकेनिकल इफेक्ट की बात करें तो कैसे, देखो सेम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, अब मैं बस इलेक्ट्रोड ही बना रहा हूं, बाकी नहीं बना रहा। अब सेम इफेक्ट में हम लोगों ने यहां पर मैंने एक पैडल रख दिया, ठीक है। उस पैडल से क्या हुआ, जैसे मैंने एक बहुत लाइट वेट पैडल रखा तो ये पैडल मूव करना स्टार्ट हो गया, रोटेट कर रहा है, ठीक है। पैडल यदि रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, इनके अंदर कोई ना कोई मटेरियल वाली प्रॉपर्टी है। वो मटेरियल अपना जो मोमेंटम है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, लाइट वेट पैडल को, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है। इसलिए हमने बोल दिया कि भाई इनके अंदर कोई ना कोई कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करने की पावर है, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये बताया था दे कैन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, यदि यहां पर हमारा ये कैथोड का सेटअप है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं और मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। तो ये प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ, किधर अपना पाथ चेंज करने लगे, पॉजिटिव एंड की तरफ, मतलब डिफ्लेक्ट हुए, किससे डिफ्लेक्ट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए ये बस ध्यान रखिए कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट लिखो, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ
गैस। बताओ क्यों डिपेंड नहीं करते नेचर ऑफ गैस पे? अब आप मुझे बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, कैथोड से, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं, गैस। गैस को हमने क्या किया था, एनर्जी देके आयनाइज किया, वहां से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यदि फॉर एग्जांपल कोई गैस ऐसी होती, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम को गैस बना दिया बहुत हाई एनर्जी देके, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल गए, ठीक है, तो लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक फंडामेंटल यूनिट है। वो क्या है आपकी एक फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां से ये नहीं बोला मैंने कि एक एंटिटी के ऊपर ही एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहां पे मैंने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन अलग है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग है। ये नहीं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर निकले, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं प्रोटॉन के रेफरेंस में, यदि मैं कहता हूं mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये 2 mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये 1 mg के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। लेकिन ये मुझे बताओ, यदि मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग। तो मैं ये बोल रहा हूं चाहे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकले तो भी वो अलग है, 1 इलेक्ट्रॉन, और चाहे कोई मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकले वो भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन अलग है। तो मैटेरियल कुछ भी हो, गैस कोई सी भी हो, क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पे कोई चेंज नजर आ रहा है, उस पे कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने लिख दिया कि दे डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, चाहे कोई 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमेशा सेम होंगी, चाहे वो कहीं से भी निकले। ये कंक्लूजन है। ठीक है, नोट कीजिए। डन बच्चों? Yes, sir. ओके, हाँ बोलिए। सर जो एक पॉइंट आपने दिखाया, दे डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। सर अगर गैस वो डेंस होगी तो सर उसकी स्पीड स्लो नहीं हो जाएगी सर? क्या बोल रहे हैं, यदि गैस क्या होगी, अगर वो डेंस हुई तो कैथोड रे की स्पीड है। No. See, right now we are not concerned about the speed and the other properties, mechanical like physical properties. We are mainly concerned about the charge and the mass. जो अभी हम डायरेक्टली जो मेजर कर पाएंगे ना एक्सपेरिमेंटली, वो हम चार्ज और मास को मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम चार्ज और मास से डिपेंड उसको कर रहे हैं कोरिलेट, ना कि हम उसकी वेलोसिटी से कर रहे हैं। वेलोसिटी हम मेजर ही नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन की कहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास में जो तरीके थे कि पता लगाने के लिए कि हाँ कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही, वो था उसका चार्ज और मास। ठीक है, ये देखा गया कि जब भी हमने एक सेटअप लगाया, एक्सपेरिमेंट सेटअप वो अलग होगा, उसमें हमने उनकी चार्ज बाय मास रेशियो देखी। हमने गैसेस को अलग अलग किया, गैसेस को अलग करने के बाद हमने ये पता लगाया कि भाई चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट आ रही है जब मैं इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। तो उस बेसिस पे बोला गया कि यदि हम मेटल भी चेंज कर रहे हैं, यदि हम गैसेस को भी चेंज कर रहे हैं, तो चार्ज बाय मास रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। उस बेसिस पे मैंने बात किया, ना कि वेलोसिटी पे। वेलोसिटी मेरे पास का वो कोई पैरामीटर था ही नहीं उस टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी बहुत है ना, तो ऑब्वियस चीज है हमारे पास प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, बॉल की स्पीड तो मेजर करने में इतने सदी लग गए, ठीक है ना, क्रिकेट की, राइट।
उसकी तो छोड़ो जो इतना फास्ट आ रहा है, राइट। अब दूसरा देखो, अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हमने बात किया वो एक्सपेरिमेंट किसके बात किया हमने, डिस्कवरी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और यू कैन से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और यू कैन से डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, और यू कैन से प्रोटॉन, और यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, somehow in our Indian author books we always give credit to Goldstein, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम बाहर रदरफोर्ड को बोलते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में गोल्डस्टीन के बारे में ही लिखा रहता है, ठीक है। अब गोल्डस्टीन ने कुछ नया काम नहीं किया, राइट। सेम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, किसका सेटअप था, विलियम क्रूक्स का, ठीक है। सेम जो हमारा बिल्कुल जो सेटअप था किसका, अपना विलियम क्रूक्स का, और मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट तो हमारा जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो उसमें यदि जो सेटअप था वही सेम सेटअप ऑब्जर्व यूज किया हमने, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स भी हैं इसके अंदर, हाँ। तो आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ओके। तो अब क्या हुआ, सेम सेटअप हम लोगों ने यूज किया। तो जब हमने सेम सेटअप यूज किया तो उसके बाद में मुझे बताओ, यदि गैसेस पार्टिकल्स है, ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला कि G, तो G को मैंने बोला कि G पॉजिटिव, और साथ में क्या बोला मैंने यहां पर, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब G से G इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये कौन है, आयनाइज गैस है, ठीक है। ये आयनाइज गैस हो गया हमारा, और यहां से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। तो अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ कि मैंने क्या बोला यहां पर कि हमारे पास G पॉजिटिव भी, इलेक्ट्रॉन भी है। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम व्हाट, नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, और यू कैन से दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम cathode side to anode side. Got it? Now G positive will travel from anode side to cathode side, opposite attract each other, ठीक है। और जब खूब सारे जब जो G पॉजिटिव ने ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, एनोड रेस। क्या बोल दिया हमने उसको, एनोड रेस, ठीक है। तो एनोड रेस बोल दिया। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल प्रोटॉन तो मैं जब बोल सकता था, जैसे H है, अब H जो है हमारा, H से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, ठीक है। इसको मैं प्रोटॉन बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर यदि मैंने बात किया सोडियम का, तो सोडियम को तो मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर तो प्रोटॉन अभी खूब सारे हैं। ये एक प्रोटॉन है इसके पास कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसको ज्यादातर हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही बोलो, ना कि प्रोटॉन बोल दो। प्रोटॉन तो इसके रेफरेंस में ज्यादा सही रहेगा। तो एग्जैक्टली मैं ये बात यहाँ पर ये बोला था कि आपने कंक्लूड क्या किया, क्या हुई फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एनोड रेस की, कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, बोलिए। पहला पॉइंट क्या हुआ, एनोड रेस ट्रेवल्स फ्रॉम एनोड साइड टू कैथोड साइड, ठीक
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि मैं बात करूं यहां पर, क्या एनोड रेस डिपेंड करेगा चार्ज गैस के पार्टिकल के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्या बोला, सोडियम लिया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे Mg लिया Mg +2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ये तो अलग अलग, ये तो हमेशा एक ही होते हैं, फंडामेंटल यूनिट इसका एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसका भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर ये बताओ इसके ऊपर अभी चार्ज कितना है, Na के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस। तो यदि मैं बात करूं इनकी E/m रेशो निकालते हैं, E/m रेशो मतलब चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज कितना है इसके ऊपर बोलो, 1, और मास कितना है इसका, 23 एटॉमिक मास, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका चार्ज कितना है Mg का, 2। Mg के रेफरेंस में, अरे चार्ज 2 पॉजिटिव है ना, और मास कितना है 2 बाय, एटॉमिक मास कितना है मैग्नीशियम का, 24। इन दोनों की रेशो सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब आप मुझे बताइए कब कब डिफरेंट है, जब मेटल डिफरेंट है या सेम है, मेटल भी क्या है, डिफरेंट है। यही मैं आपको कह रहा था। अब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, बोलो जो भी होगा, E, एक ही दे देते हैं, हाँ 1, ठीक है, एक ही। मास कितना है, एक मास है। अब आप मुझे बताओ इस 2 इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बताओ चार्ज कितना है, मास कितना है, कुछ E/m, ये कितना है, E/m। E/m हमेशा कांस्टेंट है। E/m क्या है इन दोनों का, चाहे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है चाहे यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बार बार रेशो कितनी आ रही है, E/m। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, सोडियम के रेफरेंस में चार्ज कितना है, 1, मास कितना बोला मैंने इसको, 23। यहां पर कितना बोला चार्ज, 2, और मास कितना बोला, 24। ये मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन प्रोटॉन के रेफरेंस में जब हमने गैस को चेंज कर दिया तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई हमारा जो एनोड रेज है, एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन गैसियस पार्टिकल्स, क्या मैं बोल सकता हूं इस बात को? अब क्या मुझे बता सकते हो कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन, यहां पर दिख रहा है, इधर यहां पे दिख रहा है इतना लाइन तक, डिपेंड्स अपॉन गैसियस पार्टिकल। क्लियर है या नहीं है, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन में जो सेटअप था, प्रोटॉन में सेटअप दोनों में सेम था। वहां पर आपका एक डिफरेंस नजर आया, वहां पर इलेक्ट्रॉन टेबल करता था कैथोड टू एनोड, यहां पर टेबल करता है एनोड टू कैथोड। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज, वहां पर गैसेस पार्टिकल के ऊपर डिपेंड इलेक्ट्रॉन कभी नहीं करता, क्योंकि उसका जो चार्ज बाय मास रेशियो रहता है वो क्या हमेशा रहता है, सेम रहता है। इसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, गैसियस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तीसरी चीज, आगे जो होंगी वो सब सेम होंगी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की थी, हाँ उल्टी हो सकती है। अब आप मुझे बताओ, यदि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी, यदि यहीं पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, इसको नेगेटिव, तो बताइए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैं फोर्थ पॉइंट क्या बोल सकता हूं कि जो एनोड रेज है, एनोड रेज gets deflected by what,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स. अब देखें जरा, अब सुनो मेरी बात. यहां पर नेक्स्ट लिख लीजिए 5th पॉइंट. अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज आर सेम एज प्रॉपर्टीज शोन बाय व्हाट? कैथोड रेज. ठीक है, लाइक कौन सी? फ्लोरोसेंस. ठीक है, एक्स रेज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट. ट्रेवलिंग इन कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो जो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं. हाँ जी बोलिए. तो फ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है? फ्लोरोसेंस नहीं बताया क्या पिछली क्लास में? नहीं बताया. ओके, अब देखो जरा इसमें, जैसे ये हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब एग्जैक्टली मैंने क्या किया, एनोड रेज जहां से भी पास करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से कैथोड रेज जा रही थी, राइट? तो यहां पर मैंने स्पेस कर दिया, इसको मैंने बोला परफोरेटेड एनोड प्लेट. ठीक है, ये परफोरेटेड एनोड प्लेट है एंड इसके जस्ट पीछे मैंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी है. जिंक सल्फाइड का एक मेटल लगा दिया. तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स. ठीक है, अब जब ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स किस पे जाके टकराते हैं? जिंक सल्फाइड पे. किस पे जाके टकराएंगे? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे. तो जहां पे भी टकराएंगे वहां पर एक स्पॉट क्रिएट हो जाएगा और वो ग्लो करने लगेगा. ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स एनर्जेटिक पार्टिकल जाके जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करेगा, उसकी वजह से जो ग्लोनेस आएगी. ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे कि क्या हुआ है? फ्लोरोसेंस. क्या बोल दिया हमने उसको? फ्लोरोसेंस. ठीक है, तो एग्जैक्टली कैथोड रे भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लोरोसेंस. और कैथोड रेज भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लोरोसेंस. क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोटॉन वाला होगा वो भी तो एनर्जेटिक पार्टिकल है, उसके पास भी तो एनर्जी है. तो सेम काम वो करेगा. सेम काम कौन करेगा? यदि मैं यहां पर कौन रख दूं? पार्टिकल रख दूं, जिंक सल्फाइड स्क्रीन रख दूं, तो उसके बाद में वो ट्रेवल कर रहे होंगे, वो भी उनके पास भी एनर्जी होगी. दे विल ट्रांसफर देयर ओन एनर्जी टू जिंक सल्फाइड एंड द न्यू ब्राइट स्पॉट विल अकर. ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस. ठीक है, हाँ जी बोलिए. हाँ एग्जैक्टली दिक्कत ये होती कि यदि आप लोग ये एनर्जेटिक पार्टिकल तो आपने ले लिया, बट ये जो एनोड प्लेट है, ठीक है, तो ये इसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाए वो बड़ा मुश्किल है. उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका इतना पेनिट्रेशन होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी विच यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू एक्सटर्नल सोर्स. सो इट डिपेंड अपॉन योर एक्सटर्नल सोर्स ओनली. ठीक है, दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट, बट हाउ मच इट डिपेंड्स अपॉन देयर एनर्जी.
द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट वाली बात आएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन होगा, लेकिन डिपेंड करता है कितना होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो पेनिट्रेशन भी लिख सकते हो, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी शो करते हैं ये। ठीक है, एक्सेट्रा में जो लिखा है ना आगे लिख सकते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट, बट पेनिट्रेशन डिपेंड्स अपॉन एनर्जी की, कितना पेनिट्रेट कर रही है। कंप्लीटली कर जाए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, फ्लोरोसेंस समझ में आया। ठीक है, एक्सिस आपको पता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है आपको कि भाई लाइट आके गिरेगी किसके ऊपर, मेटल शीट के ऊपर। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होगा, जो भी एनर्जेटिक पार्टिकल होगा वो किसको रोटेट कर सकता है, किसी भी पेडल को। हमने ऐसे देखा था, लेकिन मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब हिला सकता है, मतलब कोई मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन ये हम प्रूव कर चुके हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अ वेरी थिन शीट। राइट नाउ जनरली हम क्या करते हैं, जो एनोड इलेक्ट्रोड लेते हैं वो थिन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर छेद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है परफोरेटेड एनोड प्लेट ले ली, और जिंक सल्फाइड, और ये जो आपका पार्ट है ये ग्लो करने लगेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फ्लोरोसेंस। क्लियर है या नहीं, इसमें कोई दिक्कत, कोई अभी तक प्रॉब्लम है अभी तक? क्लियर? कर दूं ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट लिखिए, नोट करके लिखो, नोट रहने दीजिए। थर्ड पॉइंट लिखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो डिस्कवरी न्यूट्रॉन की थी वो की थी कैडविक ने। ठीक है, इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स, क्या होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स, 2He4। ठीक है, इन हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करा दी उसने बेरिलियम शीट के ऊपर। तो बेरिलियम होती है हमारी 49, अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके 2He4। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने कार्बन 612 बना, तो 4 + 2 6 तो कंजर्व हो रहा है। ठीक है, और 9 + 4 13 होना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 12। तो इस मास डिफेक्ट को कवर करने के लिए उसने बोला कि जो मास डिफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा न्यूट्रॉन की वजह से। हुआ ये है 9 + 4 13, तो 12 + 1 13, 4 + 2 6, 6 + 0 = 6। तो ये 1 का जो मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ था उसको उसने बोला कि एक पार्टिकल निकला है, और वो जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है, बेसिकली न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज तो था नहीं, लेकिन उसका क्या था, मास था। तो अब जरा उन्हीं चीजों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, नोट करके। अब आप मुझे बताओ, यदि मैंने यहाँ पे लिखा मास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं चार्ज, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, ज्यादातर बहुत बुक्स में चार्ज बाय मास रेशियो लिखा होगा, और कहीं पर आपका E/m रेशियो। तो E को मत हमेशा इलेक्ट्रॉन में समझ लेना, E को ज्यादातर क्या मान के चलो, चार्ज। ठीक है, अब यदि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख लिया, ये प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या लिख लिया मैंने, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो है आपका 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.672 × 10⁻27 kg, और ये है 1.674 या 5 × 10⁻27 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको आगे से मैं C में लिखूंगा, C मतलब इसका सिंबल क्या रहेगा, C। ठीक है, कूलम को हम C में लिखेंगे, ये SI यूनिट में होगा। ठीक है, यदि CGS में लिखना है
एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा -4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये होगा, ये CGS में, ये SI में है। सेम प्रोटॉन को हम पॉजिटिव कर देंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? 0। ठीक है, इसका चार्ज बाय मास रेशियो रहेगा, चार्ज कितना है इसका 1.6 × 19, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, इसका रेशियो आता है 1.78 इंटू 10 की पावर कितना आना चाहिए 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ठीक है, इसका आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। और इसका जो चार्ज है वो 0 है, तो इसकी E/M रेशियो भी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज। ठीक है, E/M रेशियो हम लोग अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें चार्ज और मास पता है। अब दूसरी चीज सुनो बच्चों, यदि कोई बहुत बेसिक सा पूछे, आपको एक चीज लग रही होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है, बट वो लिटिल बिट डिफरेंस को भी ले लो, तो कौन किसका ज्यादा मास है, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है किसके मुकाबले? प्रोटॉन के। अदरवाइज लगभग यदि देखा जाए, है ना, डेसिमल पॉइंट के जैसे एक बात ही देखें यदि हम, तो हम देख रहे हैं कि वहां पे दोनों का मास बिल्कुल लगभग क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, लिखो उसको, ये मास चार्ज बाय मास रेशियो लिखा है और E/M रेशियो। E/M रेशियो। ठीक है, पहले 3 रो बनाइए, फर्स्ट रो में मास लिखो, फिर चार्ज और फिर चार्ज बाय मास रेशियो, और कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, 4 column are there and 3 rows are there, right? उसके बाद में लिखो पहले वाले कॉलम में लिखिए इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लिख लिया? मास में आ जाओ, मास में इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखिए, मास के सामने इलेक्ट्रॉन, मास के सामने इलेक्ट्रॉन के नीचे 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। फिर लिखा हुआ है प्रोटॉन के नीचे जो मास है प्रोटॉन का वो है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। फिर चार्ज की बात करते हैं हम लोग। फिर ये भी मास खत्म हुआ, ये मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया था मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब चार्ज में आ जाओ। चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, वो है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये मैंने बोला था C मतलब क्या होगा,
कूलम होगा। ठीक है, इसी को मैंने बोला ये ऐसा यूनिट है। ठीक है, और यदि सीजीएस में आओगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और सेम ऐसा करो, चार्ज में प्रोटॉन के सामने लिख लो, इसको पॉजिटिव कर दो बस, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज में प्रोटॉन की जो नीचे लिखोगे, जब चार्ज के अंदर प्रोटॉन के नीचे 1 पॉजिटिव कर दो और फिर 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है कि चार्ज बाय मास रेशो, E बाय M रेशो। E बाय M रेशो किसकी बोला है मैंने? इलेक्ट्रॉन। E बाय M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है आपकी 1.78 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। E बाय M रेशियो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में है 1.78 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, और प्रोटॉन के लिए लिखा हुआ है E बाय M रेशियो 9.5 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी, और न्यूट्रॉन के लिए 0। क्लियर? लिख लिया? अब इसी में लिखो, नोट में लिखिए, नेक्स्ट नोट में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was experimentally determined by मिलिकन। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशो, और यू कैन से E बाय M of electron was determined by J.J. थॉमसन। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो मिलिकन ने पता लगाया, एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और जो चार्ज बाय मास रेशियो जो इलेक्ट्रॉन की दी थी वो J.J. थॉमसन ने दी थी। ठीक है, और मास कैलकुलेट हो ही जाएगा जब आपको चार्ज पता है और चार्ज बाय मास रेशियो पता है, तो मास तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको भी फिर भी कैलकुलेट करने का तरीका किसने बताया था उस टाइम? लॉरेंस स्टोनी ने। तो वो कोई एक क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, फिर भी यदि कभी आ जाए तो बता देना, लॉरेंस स्टोनी ने वो बात बताई थी किसके बारे में? मास। ठीक है, वैसे पता चल जाता है कैसे भाई, हमें ऑलरेडी चार्ज पता है कितना, 1.6 10 की 19। ठीक है, मास नहीं पता था, और लेकिन चार्ज बाय मास रेशियो J.J. थॉमसन ने बता दी, वो कितनी थी? 1.78 इंटू 10 की पावर 11। तो मास पता चल गया कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, जो मैंने आपको बताई दे चुका हूं। तो मास तो ऐसे कैलकुलेट हुआ, लेकिन जो कैलकुलेशन दी थी वो दी थी was given by लॉरेंस और स्टोनी। ठीक है, सो अभी तक डिस्कवरी हो गई। ठीक है, रब कर दूं?
Okay, so this is all about your discovery of electron, proton, neutron, right? Now the question arises कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो रहते कहाँ पर है, ठीक है? क्योंकि जो एक एटम है वो स्टेबल है, तो अब हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे आपके एटम को स्टेबलाइज करते हैं, क्या रीजन है, कैसे वो अंदर रहते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या आया, मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? अब हम मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे तो सबसे पहले जो मॉडल आया वो है हमारा किसका, जे थॉमसन का, ठीक है? जे थॉमसन का मॉडल है। जे थॉमसन ने क्या बोला एग्जैक्टली, उसने बोला, उसने एक एग्जांपल ले लिया जैसे वाटरमेलन का, जैसे वाटरमेलन है आपका और इसमें जो सीड्स हैं, सीड्स आर रिगार्डेड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, एंड रेस्ट ऑफ मास उसने किसकी तरह माना, प्रोटॉन्स की तरह, ठीक है? उसने क्या बोला, उसने क्या बता दी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे उसने एक्सप्लेन करी कि भाई पॉजिटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इस तरीके से उसने एक्सप्रेशन दे दी किसकी, अपने मॉडल की। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उसकी, ड्रॉबैक ये था कि वो रदरफोर्ड के मॉडल को he fails to explain Rutherford model of atom, ठीक है? अब आपने एक चीज देखा कि हमने यहां पर न्यूट्रॉन की बात नहीं किया, ठीक है? एग्जैक्टली आप यदि आप हिस्टोरिकली देखेंगे देन एट द टाइम यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज कि जे हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद में मॉडल्स आने स्टार्ट हो गए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में जे थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो उसके 30 साल बाद हुई थी। तो काफी बड़ा डिफरेंस था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो उसके 30 to 32 इयर्स के बाद हुई। तो उस डिस्कवरी के बीच में ये मॉडल आ चुके थे, तो न्यूट्रॉन की बात इसलिए हुई नहीं उस टाइम। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आता है कि न्यूट्रॉन कहां चला गया, तो न्यूट्रॉन उस टाइम आया ही नहीं था, न्यूट्रॉन आया ही 1932 में है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है मॉडल हमारा, किसका मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? और इसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नोट कीजिए, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करते हैं। positive charge gets neutralized by negative charge। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया कि कैसे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हुआ, पॉजिटिव चार्ज गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव चार्ज। ड्रॉबैक था फेल्स टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ड्रॉबैक था फेल्स टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और यू कैन से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ लिसन। अब देखो बच्चों जरा, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। अब इसमें देखें जरा एग्जैक्टली क्या हुआ। सबसे पहले प्लीज लिसन, उसके बाद ड्रॉ करना। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर में मैंने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है, जो कि रिच सोर्स होंगे, लाइक किसका, रेडियम और पोलोनियम, रेडियम और क्या, पोलोनियम। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा जिनका नाम था रेडियम या पोलोनियम ले लिया, और दे आर सोर्स ऑफ, ये कौन किसके सोर्स है, अल्फा न्यूक्लियाई। बी स्पेसिफिक। मैंने यहां पर अल्फा क्या लिया है, किसका सोर्स लिया है मैंने, सोर्स ऑफ अल्फा, और यू कैन से हीलियम न्यूक्लियाई। किसके न्यूक्लियाई ले ली मैंने, हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हीलियम न्यूक्लियाई निकलेंगे और वो डेविएट हो सकते हैं अपने पाथ से, इधर भी जा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक यहां पर लेड प्लेट ले ली। किसकी प्लेट ली, लेड की प्लेट ली। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद मैंने यहां पर एक गोल्ड फॉइल रख दी। क्या रख दी, गोल्ड फॉइल। और इधर एक मैंने फोटोग्राफिक प्लेट लिया, फोटोग्राफिक प्लेट लिया मैंने, ठीक है, जिसको मैंने पेंट कर दिया एक जिंक सल्फाइड मेटेरियल से। जिंक सल्फाइड के मेटेरियल से मैंने उसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, इतना अभी मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बताया है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, अब ध्यान सुने। मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए लाइक रेडियम और पोलोनियम विच आर सोर्स ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी लिखा रहता है बुक्स में आपके, तो यू कैन टेक अल्फा पार्टिकल ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब He कितना, 2 पावर, He2 पावर। ठीक है, ये He2 पॉजिटिव आए, मतलब अल्फा पार्टिकल जो हमने बोला ना 2He4, तो 2He4 नहीं है, वो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुके होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हमने। उसके बाद में हमने लेड प्लेट से पास करवाया। लेड प्लेट से इसलिए पास करवाया कि जिससे स्कैटरिंग ना हो, इधर उधर ना जाए, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो ये है, कौन, गोल्ड फॉइल। कौन है आपका, गोल्ड फॉइल। अब एग्जैक्टली रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, अब ध्यान से देखो। रदरफोर्ड ने देखा कि मोस्ट ऑफ द हीलियम न्यूक्लियर पार्टिकल, ठीक है, यहां से जाते हैं, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे प्रोड्यूस अ ब्राइट स्पॉट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ब्राइट स्पॉट ऑन व्हाट, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इतना क्या किया, कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आते हैं
और सीधे चले जाते हैं, बस खत्म। उसके बाद में गीगर एंड मर्सडन they were student of Rutherford during that project. उन्होंने क्या किया, they placed a counter at a particular angle. उन्होंने क्या किया, काउंटर को प्लेस किया एक डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। काउंटर का मतलब कि अल्फा पार्टिकल क्या बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, कुछ एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरे एंगल पे भी जा रहा है। तो पता लगा कि यदि यहां से अराउंड 20,000 अल्फा पार्टिकल यदि जा रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें से अराउंड 20 पार्टिकल्स स्कैटर्ड भी हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका एक आधा स्पॉट किधर दिखाई दे रहा है, एक पर्टिकुलर डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। और वेरी फ्यू पार्टिकल्स बिल्कुल रिट्रेस भी हो जाते हैं, बिल्कुल पीछे चले जाते हैं 180 डिग्री पे। लेकिन ये बात जो कंक्लूड हुई थी, ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे मर्सडन एंड गीगर, उन्होंने ये बात कंक्लूड की थी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, तो टोटल कंक्लूजन क्या निकला पूरे एक्सपेरिमेंट से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे स्कैटर्ड एट अ डिफरेंट एंगल एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स got deflected back at an angle of 180 degree, at an angle of 180 degree। तो ये बात एग्जैक्टली पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में दिखाई दी। तो फिर से एक बार बता देता हूं, सारे पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं। पता कैसे चला, ब्राइट स्पॉट से पता चला। कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए डिफरेंट एंगल पे, और बहुत ही कम पार्टिकल अपना बिल्कुल रिट्रेस कर लेते हैं 180 डिग्री एंगल पे, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसी एक्सपेरिमेंट लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम बच्चों अभी तक इसमें? हाँ बोलिए। ये गोल्ड कोइन का क्या काम है जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं? हाँ अरे बच्चे, यही तो हमें देखना था कि यार ऐसा देखो, हमें ये देखना था कि भाई गोल्ड फॉइल उसको रोक पाता है या नहीं रोक पाता, किनको, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो सबसे हैवी बच्चा कौन सा है, बताओ। इस साइड वाला, ठीक है। अब यदि उसको मैं एक इक्विवेलेंट रखता हूं एक हाथी के, ठीक है। अब हाथी यदि किसी चींटी के सामने भागा भागा आएगा, डिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या किया मैंने, जो अल्फा जो न्यूक्लियाई है ना, उनके सामने मैंने गोल्ड फॉइल को रखा तो है, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा सामना जो हो रहा है, जिनको वो फेस कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या, कुछ भी नहीं है। देखो ना उनका मास, देखो यार कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना है बताओ, 9.1 इंटू इतना मास है, ठीक है। और अब आप मुझे बताओ इनका कितना मास है, न्यूक्लियस का 1.6 इंटू 27। ये इसको चलो छोड़ दो, तो इसमें ऑर्डर में देख लो 10 की पावर 4 का 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 केजी का। 1 केजी 2 केजी नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है। कितना केजी का डिफरेंस है, 10,000 केजी का। तो इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ भी नहीं है, किसके सामने, प्रोटॉन के सामने। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो वो आ रहा है ना अल्फा पार्टिकल, वो बड़ा हैवी है, और मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो वो सीधे निकल जाते हैं सारे के सारे, है ना। और जो एक आधा जो स्कैटर्ड हो रहा है या बिल्कुल रिट्रेस कर रहा है, वो किसी प्रोटॉन से, जो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस तो हैवी है ना, तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है जो हैवी है, और ये अल्फा पार्टिकल भी हैवी है,
ये फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर रिट्रेस करता है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी बस ये मानो कि ये सारे इसलिए निकल गए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ज्यादातर इंटरेक्ट बहुत ही हल्के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सीधे निकल गए। ठीक है, लेकिन कोई भी आम आदमी ये बोलेगा, कोई भी लेमन ये बात बोलेगा कि भाई गोल्ड को रखा है तो स्कैटर्ड कैसे हो गए यार, कैसे पेनिट्रेट कर गए? तो पेनिट्रेट तो मैंने करवा दी, ज्यादा एनर्जी दी और दूसरा बिल्कुल सीधे चले गए। लेकिन वो एनर्जेटिक है, लेकिन यदि उनके सामने कोई हैवी न्यूक्लियस रख दूं, कोई हैवी पार्टिकल रख दिया होता तो वो डेविएट होते या रिट्रेस करते, बाउंस बैक करते। बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब तो यही समझ में आया ना कि कोई सामने है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। यही तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी बात से तो कंक्लूड किया गया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, और जो उसका काफी कम वॉल्यूम है वो कौन है? वो न्यूक्लियस है, क्योंकि बहुत ही कम लोग रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जरा छाप लो बस। ठीक है बच्चों।